नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज सुबह ही पश्चिम बंगाल पर एक वीडियो बनाया है। आज मुझे लग रहा है कि फिर से बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, दरअसल जो घटनाक्रम है वो तो सबके सामने है, लेकिन उसके निहितार्थ क्या है, उससे क्या संकेत मिलता है, क्या संदेश दिया जा रहा है। संदेश ये दिया जा रहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर भारी है। केंद्र सरकार राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से डरी हुई है। ये शब्द बहुत कड़ा और बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है, अगर राज्य में केंद्र की जांच एजेंसी काम नहीं कर सकती स्वतंत्र ढंग से, अगर राज्य में हाई कोर्ट की कार्यवाही शांतिपूर्वक नहीं चल सकती, उसमें बाधा डालने की कोशिश होती है और हाई कोर्ट की जज को कहना पड़ता है कि यहाँ व्यवस्था कायम नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर है, इसलिए सुनवाई नहीं होगी। आपने आज तक कभी 1950 में जब संविधान बना तब से लेकर आज तक कभी सुना है किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले की सुनवाई चल रही हो और जज ये कहकर उठ जाए कि यहाँ शोर बहुत है, यहाँ जो है व्यवस्था नहीं है, इसलिए सुनवाई नहीं होगी। ये आज़ाद भारत में पहली बार हो रहा है और ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जब देश में अदालतें निडर होकर निष्पक्ष ढंग से काम न कर पाएं, जब केंद्रीय एजेंसियां काम न कर पाएं, जब राज्य की पुलिस और राज्य की गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, जो दोनों एक ही हैं, वो दोनों जब जो है केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के हाथ से डॉक्यूमेंट्स छीन लें और उसके बाद सड़क पर उतरकर अपने गौरव का प्रदर्शन करें, अपने शौर्य का प्रदर्शन करें कि देखो हमने ये कर दिया, और ये साथ में ये बोले कि हम अपने लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो ये सवाल ये है कि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उन्हें केंद्र की परवाह नहीं है। वो कह रही हैं कि उन्हें संविधान की परवाह नहीं है। वो ये कह रही हैं कि उन्हें कानून की परवाह नहीं है। पश्चिम बंगाल में, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में कानून का मतलब ममता बनर्जी है। जो ममता बनर्जी बोल देंगी वही कानून होगा। इस तरह की स्थिति इमरजेंसी के अलावा कभी नहीं देखी गई। तो क्या पश्चिम बंगाल में इमरजेंसी से भी बुरे हालात हैं? अब सवाल आता है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार की बातें आप सुनिए। 11.5 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है। पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा घुसपैठ हो रही है। घुसपैठ के कारण देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। अब कंट्रास्ट कीजिए एक सरकार किस तरह से काम कर रही है। आंतरिक सुरक्षा के लिए एक समय सबसे बड़ा खतरा माना जाता था, वो है नक्सलवाद को, माओवाद को। इसी सरकार ने उस माओवाद को लगभग ख़त्म कर दिया है। 31 मार्च उसकी डेडलाइन है जब पूरी तरह से देश माओवाद से मुक्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस सरकार का। कोई सरकार कर नहीं सकती थी, बिना जो है पॉलिटिकल विल पावर के आप ये काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता कर रहे थे और इसके लिए कोई भी कदम किसी हद तक जाकर उठाने को तैयार थे। और सारे कदम जो उठाए गए वो कानून सम्मत तरीके से उठाए गए, कानून के दायरे से बाहर जाकर नहीं। तो कोई ये नहीं कह रहा कि पश्चिम बंगाल में आप कानून तोड़ दीजिए। लगातार केंद्र सरकार कह रही, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वो 7 चिट्ठियां लिख चुके हैं ममता बनर्जी को कि फेंसिंग के लिए बीएसएफ को ज़मीन अधिग्रहण करके ज़मीन दे, जिससे बाड़ लगाई जा सके, घुसपैठियों का आना रुक सके। बिल्कुल सही बात है, ये कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से उठाया गया कदम है। लेकिन इसी देश का संविधान एक और आपको जो है रास्ता बताता है कि जब कोई सरकार संविधान के रास्ते से हट जाए, जब कोई किसी भी राज्य में संविधान के मुताबिक सरकार न चल रही हो, शासन न चल रहा हो, तब क्या करें। 2 स्टेप बताए हैं भारत के संविधान ने। पहला, आर्टिकल 355 के तहत राज्य सरकार को चेतावनी दीजिए, वहाँ अधिकारी भेजिए, सलाहकार भेजिए और कहिए कि ये नहीं चलेगा। दूसरा उपाय है आर्टिकल 356, यानी जिसे हम आम तौर पर बोलते हैं
राष्ट्रपति शासन, कि राज्य सरकार को बर्खास्त कीजिए और राष्ट्रपति शासन लगाइए और व्यवस्था को सुधारिए। ये दोनों संवैधानिक कदम हैं, इनमें से कोई संविधान कदम नहीं है। ये भारत का संविधान केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है और इस अधिकार का उपयोग और दुरुपयोग दोनों हुआ है और कई बार हुआ है। जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो तो संविधान प्रदत्त अधिकार का भी इस्तेमाल न करना क्या कहलाएगा, ये आप तय कीजिए। मैं 2-3 बार उदाहरण दे चुका हूं चंद्रशेखर जी की सरकार का। तमिलनाडु में करुणानिधि की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। एलटीटीई के लोगों से उनके संबंध थे, उनको पैसा दिया जा रहा था राज्य सरकार द्वारा, उनको आर्म्स की ट्रेनिंग दी जा रही थी, संरक्षण दिया जा रहा था। आईबी ने रिपोर्ट दी कि ये सब देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट मांगी गवर्नर से। सुरजीत सिंह बरनाला उस समय गवर्नर थे, करुणानिधि के दोस्त थे। उनसे कहा गया कि आईबी की इस रिपोर्ट के आधार पर ये रिकमेंडेशन भेजिए कि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, 356 लगाया जाए। उन्होंने मना कर दिया। अगर गवर्नर मना कर दे ऐसी रिपोर्ट भेजने का, तब भी केंद्र सरकार के पास अधिकार है। उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने करुणानिधि की सरकार बर्खास्त कर दी। क्यों बर्खास्त कर दी? उनकी करुणानिधि से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए कि अगर देश की सुरक्षा के लिए कुछ खतरा है तो उसके विरुद्ध कदम उठाया ही जाना चाहिए। उससे उनकी लोकप्रियता नहीं बढ़ गई, उनकी बड़ी आलोचना हुई, खासतौर से क्षेत्रीय दलों द्वारा कि ये मनमानी है, तानाशाही है, पता नहीं क्या क्या कहा गया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि देश हित में ये कदम उठाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, ममता बनर्जी जिस तरह से बोल रही, देखिए उन्होंने जो कल किया, कल और परसों दोनों दिन, पहले ईडी की रेड चल रही थी, उसमें गई। और कैसे गई? उनके साथ कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे और उसके बाद वहां पहुंचे पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार। अब ममता बनर्जी कह रही कि वो मुख्यमंत्री के नाते नहीं गई थी, वो टीएमसी के अध्यक्ष के नाते गई थी। तो टीएमसी का अध्यक्ष जहां जाएगा या किसी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का, स्टेट का, वहां डीजीपी क्यों जाएगा, कमिश्नर क्यों जाएगा? इस सवाल का कोई जवाब ममता बनर्जी के पास नहीं है। और वो ईडी की टीम का घेराव क्यों करेगा? लगभग हिरासत में रखा गया ईडी के अधिकारियों को, एक तरह से धमकी भी दी गई कि बाहर कैसे निकलोगे। तो जो मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारियों को, केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों को धमकी दे रही हैं, उससे पहले मैंने आज सुबह की वीडियो में कहा था कि वो केंद्रीय गृह मंत्री को भी धमका चुकी हैं। और उनके राज्य में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार पर जानलेवा हमला हो चुका है। कितने कार्यकर्ता मारे गए, कितने कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, इसका कोई हिसाब नहीं है। और मैं सब बातें पीछे छोड़ने को तैयार हूं, एक मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, वो है देश की सुरक्षा। और यहां तो देश की सुरक्षा के साथ साथ देश की डेमोग्राफी का भी सवाल जुड़ा हुआ है। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस देश की डेमोग्राफी बिगाड़ी जा रही है, उसमें परिवर्तन किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। अभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की टिस की रिपोर्ट आई है मुंबई के बारे में, आपने पढ़ी होगी। उसमें कहा गया है कि वो दिन दूर नहीं है जब मुंबई में मुस्लिम आबादी 30% से ज़्यादा हो जाएगी। और टीएमसी के नेता कहते हैं 30% मुसलमान इकट्ठा हो जाएं तो 4 पाकिस्तान बना सकते हैं भारत में। तो इसका मतलब समझिए, ममता बनर्जी ने जो ईडी के अधिकारियों से डॉक्यूमेंट छीने और छीन कर जो है बड़े शान से चली गई, उसके बाद सड़क पर उतरकर उन्होंने जो धमकी दी, उससे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कैडर को साफ संदेश दिया, मैं नहीं डरती हूं, तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी? तुम्हें बचाने के लिए तो मैं यहां बैठी हूं और मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये पुलिस कानून व्यवस्था नहीं देखती, ये पुलिस तृणमूल कांग्रेस की व्यवस्था देखती है। ये है पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के राज्य में। मार्च अप्रैल में चुनाव है,
ये लग रहा था कि शायद 2021 के बाद 2021 में जो हौसला बढ़ा हुआ था, जो हिम्मत बढ़ी हुई थी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा करने की, वो इस बार कम हो जाएगी। भाजपा के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका हौसला बढ़ जाएगा, उनमें जो है उनका डर कम हो जाएगा। उस पूरे खेल को पलट दिया है ममता बनर्जी ने। अब ये दृश्य देखने के बाद कौन सा समर्थक हिम्मत करेगा खुलकर सामने आकर भाजपा के पक्ष में बोलने, प्रचार करने और वोट देने का? तो पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव तो सपना समझ लीजिए आप, अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रही, और उनके मुख्यमंत्री पद से हटने की तो कोई संभावना दिख नहीं रही है। जब कोलकाता हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर पा रहा है तो फैसला क्या आएगा आप समझ सकते हैं। और इतने गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कोई स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करने को तैयार नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। हालांकि सुन रहे हैं कि ईडी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसा नहीं सिर्फ उसी दिन के लिए जो है सुनवाई स्थगित की, उसको टाल दिया 14 जनवरी तक के लिए। 14 जनवरी तक तो अदालत की ओर से ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। जो उन्होंने किया है कायदे से हम में आप में से किसी ने या भारत के किसी नागरिक ने किया होता तो इस समय वो जेल में होता। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। सवाल यह है कि दर्ज कौन कराएगा? दर्ज करने वाली है पश्चिम बंगाल की पुलिस, जो उनके कहे पर चलती है। कायदे से एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न हुआ है, न ऐसा होने की उम्मीद दिख रही है। तो ममता बनर्जी ने बहुत साफ साफ सीधे तरीके से भारत के संविधान और केंद्र की सरकार दोनों को एक साथ चुनौती दी है कि जो करना हो करके दिखाओ, हिम्मत है तो हमारे खिलाफ एक्शन लो। ये सीधी चुनौती है। ये चुनौती आज तक देश के किसी मुख्यमंत्री ने देश की केंद्र की सरकार को नहीं दी है, जो ममता बनर्जी ने दी है। अब इसके बाद अगर आप ये उम्मीद करें कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वोट देने के लिए निकलेंगे, अगर उनके बारे में ज़रा भी ये शक हो कि ये बीजेपी को वोट दे सकते हैं, फिर आपकी समझ पर मुझे तरस आएगा। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा दो तरह से तय है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो तो ममता बनर्जी सत्ता से बाहर, जो परिस्थितियां हैं इनमें चुनाव हो तो ममता बनर्जी को कोई नहीं हटा सकता। तो अब ये परिस्थितियों पर है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का नतीजा क्या होगा। और केंद्र सरकार अगर अभी एक्शन नहीं ले पाई, ममता बनर्जी की इस चुनौती का जवाब नहीं दे पाई, तो आप मानकर चलिए देश के बाकी हिस्सों में क्या असर होगा उसकी बात छोड़ दीजिए। पश्चिम बंगाल के जो आम नागरिक हैं वो मानेंगे कि ममता बनर्जी की इतनी ताकत है जिसके सामने केंद्र की हिम्मत नहीं होती है कुछ करने की। ये मामला बीजेपी टीएमसी का नहीं है, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और सीधे सीधे देश की केंद्रीय सरकार के खिलाफ है कि केंद्र की सरकार क्या हिम्मत जुटा पाएगी ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की। कुछ लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं, ये इसलिए ये सब कर रही हैं। अब आप तय कीजिए डरा हुआ कौन है? जो सड़क पर खुलेआम घूम रहा है, चुनौती दे रहा है, या वो जिसके हाथ में संविधान ने ताकत दी है और उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है? वो फैसला आपका है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।